हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 यूजीसी नेट। आज हम यहाँ पे रिकार्डो रेंट थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं और इस थ्योरी को जो है हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी इसकी जो है दो वीडियो आएंगी। फर्स्ट पार्ट 1 में जो है इसकी, और बाकी जो है पार्ट जो है वो सेकेंड वीडियो में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये जो है हमारा जो थ्योरी है वो थ्योरी 5 पार्ट में आएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, मतलब वीडियो दो ही बनेंगे, दो वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके 5 पार्ट में हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, एजम्पशन ऑफ द थ्योरी, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरी, डिडक्शन ऑफ द फ्रॉम द थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। तो सबसे पहले हम जो है डेविड रिकार्डो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है पहले एक पॉलिटिशियन थे, देन ये उससे ट्रांसफ़र हुए इकोनॉमिस्ट, ठीक। और इन्होंने जो इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें जो है 1809 में इन्होंने जो है लिखा था। 1809 में इन्होंने इस बुक को लिखा था। फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है रेंट का कॉन्सेप्ट जो है इसी बुक में जो है इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है। इसी में जो है इन्होंने बताया है, ठीक। और ये जो डेविड रिकार्डो हैं, इनकी जो ये रेंट थ्योरी है वो बेस करती है हमारे एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनके वेल्थ ऑफ नेशन जो उन्होंने 1776 में लिखी थी, उसके ऊपर जो है बेस्ड है। तो मतलब उसके ऊपर नहीं बेस्ड है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट को निकाल के, क्योंकि वहाँ पे वेल्थ के बारे में बात किया गया है और वेल्थ कहाँ कहाँ से ओरिजिन होता है, उसके सोर्स के बारे में जो है एडम स्मिथ पूरी फुल्ली बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन में, कि कहाँ कहाँ से वेल्थ हमारा इनिशिएट होता है, इंक्रीज होता है, उसके सोर्स कौन कौन से हैं, ये एडम स्मिथ बात करते हैं। तो उसी एक कॉन्सेप्ट को उठाया है डेविड रिकार्डो ने, इकोनॉमिक रेंट को, क्योंकि ये जो हमारा लैंड के थ्रू जो हमारा हमारा जो मनी इंक्रीज होता है, या लैंड के थ्रू जो वेल्थ इंक्रीज होता है, रिकार्डो इसे जो है एज अ मतलब इनकम, या मतलब प्रोड्यूसर की इनकम या इनकी नहीं बात करते, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो हमारा लैंड है उसका तो ना कोई सप्लाई किया गया है, जो हमारा लैंड है ये मतलब इसको कोई क्रिएट नहीं किया गया है, मतलब कि ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, ये हमें नेचुरली गिफ्टेड मिला हुआ है। ये कोई आपको इसका कोई कॉस्ट ना है, ना ये कोई सप्लाई है, यानी कि हम इसकी सप्लाई को जैसे आपको पता है कि हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड की सप्लाई इन लॉन्ग रन परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, और लैंड को हम लेते हैं इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक। तो इनका कहना है कि ये जो है हमें गॉड के थ्रू दी गई है, तो ये जो है गिफ्टेड है, और जब जो चीज़ गिफ्टेड है उसका हम ना कोई कॉस्ट होगा ना सप्लाई होगा, तो उससे हम इनकम कैसे, वो हमारा वेल्थ का पार्ट कैसे, तो इसीलिए इसे जो है ये इकोनॉमिक सरप्लस का जो है नाम देते हैं, कि ये हमारा जो है जो हमें लैंड के थ्रू जो मिलता है वो इकोनॉमिक सरप्लस, और उसी इकोनॉमिक सरप्लस को ये रेंट का नाम देते हैं। तो हम ये किस तरीके से आया, एडम स्मिथ पे कैसे बेस है, ये मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया, जिससे कि थ्योरी से कोरिलेट करने में काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम अपनी थ्योरी के बारे में। तो डेविड रिकार्डो जो कि एक इंग्लिश और ये जो है पॉलिटिशियन थे, ठीक। तो और हाँ, इनके बारे में एक यूजीसी नेट में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट वन वो है, जैसा कि आपको पता है, क्वाजी रेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट के बारे में यूजीसी नेट में पूछता है कि किसने प्रपाउंड किया, तो वो ऑप्शन में दो दो का पेयर करके दिया होता है, जैसे कि डेविड रिकार्डो एंड रॉबिन्सन, उसके साथ एडम स्मिथ एंड रॉबिन्सन, ऐसे करके कॉन्सेप्ट दिया होता है। तो जब आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट आए तो आप डेविड रिकार्डो एंड रॉबिन्सन का ऑप्शन लगा सकते हैं, एंड जब क्वाजी रेंट का आए तो आप एडम स्मिथ विद रॉबिन्सन का पेयर जो है उसको टिक कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में बार बार पूछे गए, इसलिए मैंने जो है आपको यहाँ पे बताया। तो डेविड रिकार्डो ने 1817 में जो है इकोनॉमिक रेंट के कॉन्सेप्ट को और ओरिजिन को जो है, नेचर को जो है, ओरिजिन को जो है एक्सप्लेन किया था अपनी बुक थी जो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में। तो रिकार्डो ने जो है इकोनॉमिक रेंट को जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है एनालाइज करने के लिए यूज किया था। उसमें जो है उस वक्त नेपोलियन का वॉर हो रहा था 1805 टू 1815 में, और वहाँ जो है कॉर्न के प्राइसेज, यानी जो हमारी मकई होती है उसके प्राइसेज और लैंड प्राइसेज जो है दोनों की जो है इंक्रीज हो रही थी, और उसमें जो है
वॉर के टाइम इंक्रीज हो रही थी, उसको जो है इन्होंने एनालाइज करने के लिए कि दोनों के किस तरीके से जो है राइज हो रहे हैं उसकी बात करने के लिए किया था। जैसा कि आपको पता है कि रिकार्डो की जो थ्योरी है उन्होंने जो है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में दिया है, तो ये जो है एग्रीकल्चर और लैंड के पर्सपेक्टिव का ही हमारा जो है यहाँ से आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, डिड द राइज इन लैंड प्राइसेज फोर्स अप द प्राइस ऑफ कॉर्न, यानी कि जो हमारा लैंड की प्राइस जो इंक्रीज हो रही है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी प्राइस राइज हो रही है, उसकी वजह से हमारे कॉर्न के प्राइसेज इंक्रीज हो रहे हैं। या दूसरा आर्गुमेंट ये था हमारा कि कॉर्न के प्राइसेज इंक्रीज होने से हमारे जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है लैंड की। कहने का मतलब ये जो सेकेंड आर्गुमेंट, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर किसी चीज़ का प्राइस आपका जो है इंक्रीज हो रहा है तो आप उस चीज़ की डिमांड करेंगे। जैसे अभी सीजन का कुछ भी वेजिटेबल ले लीजिए, उसकी प्राइसेज इंक्रीज हो रही है, ठीक। अभी इस सीज़न की बात करेंगे, जैसे कि आपने काल्डोर का वो पढ़ा होगा ना, सप्लाई क्रिएट्स, नहीं ये तो जेबीसी का है। काल्डोर का जो है लैक्स वाला है हमारा, जिसमें सप्लाई जो है एक नेक्स्ट ईयर की वो डिपेंड करती है लास्ट ईयर के प्राइस पे, यानी प्रीवियस ईयर के प्राइस पे। यानी कि अगर अभी हमारा जो है प्याज के, ओनियन के आप ले लीजिए, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम सब लोग क्या करते हैं कि उसकी जो है खेती करते हैं। तो इससे क्या है, नेक्स्ट ईयर की जो सप्लाई है वो आपके प्रीवियस ईयर के प्राइस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बात कर रहे हैं कि डिड द हाई प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीज द डिमांड फॉर लैंड, यानी कि अगर वो कॉर्न के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉर्न लोग जो है कि एग्रीकल्चर कॉर्न का जो है खेती करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से जो है लैंड के जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है। और क्या वो जो है लैंड की प्राइसेस को इंक्रीज करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, ये था। या फर्स्ट आर्गुमेंट ये था हमारा कि क्या लैंड के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि अगर कॉर्न को आप जो है कर रहे हैं कॉर्न, तो कॉर्न के प्राइस में एक प्राइस तो इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा ना, लैंड का प्राइस। जैसे ये वाला मैंने आपको बता दिया कि ये किस पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो है, अगर ये सोचिए कि अगर आपने वीट को उगाया है, ठीक, तो इसमें क्या क्या लगा, वीट का जो आपने जो लेबर तो लगा ही, ठीक, लेबर लगा, लैंड लगा, और उसके साथ साथ जो उसके हमारे हमारे जो क्या बोलते हैं खाद होता है, ठीक, और क्या बोलते हैं एक जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके लिए, यहाँ पे ये समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लगेंगी, इंसेक्टिसाइड और ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं इसके प्राइस को डिटरमाइन करने में, क्योंकि ये सारे जो है चीज़ें एक एक कॉस्ट हो जाएंगी, ठीक। यानी अगर इनमें से कोई भी कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी ये इंक्रीज होगा। तो वही चीज़ ये फर्स्ट आर्गुमेंट बोल रहा है कि अगर हमारा लैंड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से जो है कॉर्न के प्राइसेज इंक्रीज हो रहे हैं, या जो है ये सेकेंड वन, तो ये जो है हमारा आर्गुमेंट था। और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो है इन्होंने इकोनॉमिक रेंट का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टॉपिक सॉरी कॉन्सेप्ट जो है अराइज किया। सेकेंड यहाँ पे फिर बात करते हैं क्या रिकार्डो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है रिकार्डो ने जो है रेंट को डिफाइन किया। देखिए, दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ इन्होंने लैंड को जो है अर्थ से बोला है, विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रिक्टेबल पावर ऑफ द सॉइल, यानी कि ये जो हम अर्थ के पोर्शन को यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फॉर द वीट कॉर्न, ठीक, तो उसके लिए जो हम लैंडलॉर्ड को, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल है, यानी जो ए है उसका जो मालिक ओरिजिनल, उसको जो हम पे करते हैं उस मिट्टी के या उस लैंड के यूज के लिए, ये हमारा रेंट होता है। इन हिज थ्योरी रेंट इज़ नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस की जो मालिक है उसके लिए जो है ये आ रहा है। और डिफरेंशियल गेन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है अगर उसका खुद का अपना है, जो लैंड है उसका वो खुद ओनर है वही, तो उसके लिए तो और बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन उस केस में उसका जो रेंट बोला जाता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ए ओनर है,
सेकेंड बी है और थर्ड सी है। ठीक, अब सोचिए अगर ये ए एग्रीकल्चर कर रहा है, सॉरी एग्रीकल्चर तो है ही, ये ए है फार्मिंग कर रहा है, ए टू बी ये फार्मिंग कर रहा है। ठीक, अब ए जो है फार्मिंग कर रहा है और ये लैंडलॉर्ड भी है, तो ये अपने ही जो है लैंडलॉर्ड का जो है कर रहा है, तो इसको तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, गेन हो गया, लेकिन इसका क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, क्योंकि अगर ये इसी लैंड का यूज जो है किसी और चीज़ के लिए करेगा तो ये वाला जो है इसका जो है इसको सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर जो है किसी और चीज़ का छोड़ करके ये उस लैंड को जो है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए यूज कर रहा है, तो जो और कोई यूज करेगा सम टाइम, जैसे समझ लीजिए कि किसी कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है या कुछ और भी कर रहा है, कुछ भी यूज हो सकता है उसका, तो वो एक सेक्रीफाइस हो जाता है, क्योंकि ये खुद को तो रेंट नहीं देगा ना, ए जो है अपने ही लैंड का रेंट खुद को तो नहीं देने वाला, वो अपने आप को रेंट नहीं देगा वो। ठीक, तो ये इसका जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर है जो उसका खुद का लैंड होता है, तो वो उसके रिस्क में, उसके प्रोड्यूसर सरप्लस में आ जाता है, उसके गेन में आ जाता है, वो खुद को रेंट नहीं देता, वो रिस्क लेता है, वो एंटरप्रेन्योर इसीलिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये उसके जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाती है, क्योंकि उसके पास बेनिफिशियल है। ठीक, लेकिन सेकेंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर ये बी है, अगर ये ए है जो कि लैंडलॉर्ड है, बी जो को फार्मिंग करनी है और इसके पास लैंड नहीं है, तो ये इसके पास जाएगा और इससे जो है कुछ भी अपना जो है ले करके, या गांव में तो लोग बोलते हैं कि अधिया, अगर आपने सुना होगा, अधिया का मतलब कि ये जो जाते हैं ना, इनसे लैंड लेते हैं और ये इनको लैंड देते हैं, तो बदले में ये जो 1 साल का टाइम होता है या 6 महीने का या जिस भी सीज़न का होता है, ये उस जो है लैंड पे जो है फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, और उसके बाद जो है फार्मर जो होता है वो 6 महीने में या जो भी वो सीज़न में, अगर वीट है, अगर उसको 100 क्विंटल या जो है 100 केजी आपका जो हुआ, 100 केजी और 100 क्विंटल में देखिए अंतर है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो ऐसे ही मिस्टेक हो गया। तो ये 100 केजी अगर इसने उगाया, तो ये यहाँ से 50 केजी इस लैंड लॉट को देगा, इस लैंड के बदले 6 महीने इसके यूज के बदले, इस पावर ऑफ सॉइल के बदले, जो मिट्टी का जो पावर है, जो ताकत है, उसके बदले ये 50 केजी इसको देगा, तो इसको जो है गाँव में अधिया बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो ये चाहे ए इसको जो है अपना रेंट के ले या ऐसे ले, ये इसी तरह, तो इसी चीज़ को जो है इन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर के लिए जो है सरप्लस होता है, डिफरेंशियल गेन होता है, जो कि केवल और केवल लैंड के लिए अवेलेबल होता है और किसी भी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता है। आई होप जो है मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो है लैंड के लिए काफ़ी अच्छे से समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ आया। अगर नहीं आएगा तो फिर से आप मुझे वो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे बताइएगा, मैं समझाऊंगी ज़रूर। ठीक, assumption of the theory, the Ricardian theory of rent is based on the following assumption. First, rent of land arises due to differences in the fertility or situation of the different plot of land. देखिए इसका मतलब ये, देखिए अगर आप किसी भी थ्योरी के, उनका क्रक्स कहाँ होता है, एजम्पशन में होता है, और एजम्पशन से ही क्रिटिसिज्म निकलता है। तो किसी की भी थ्योरी या कोई भी पेपर आप देखे नहीं जाएंगे तो सबसे पहले उनके जो इंट्रोडक्शन पार्ट से और एजम्पशन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एजम्पशन से ही पूरी की पूरी थ्योरी डिराइव होती है, पूरी की पूरी क्रिटिसिज्म वही से होती है। क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे कुछ एज्यूम किया तो एज्यूमसन से ही वहाँ पे आपको लूप होल मिलेगा कि क्यों ऐसा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड करा होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम केवल एक चीज़ को वेरिएबल करते हैं, जिसमें हम प्राइस को वेरिएबल करते हैं और उसका जो है डिमांड के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है वहाँ पे लिखा होता है सेटेरिस पेरिबस लिखा होता है, या ऑल द अदर थिंग रिमेनिंग सेम लिखा होता है। इसका मतलब कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस यानी चॉइस जो कि डायनामिक होता है, जैसे कि आज अगर किसी ने ये फिल्म, आप फिल्म का ही ले लेते हैं, आज आपको ये फिल्म पसंद आई है, ए जो भी है, तो
नेक्स्ट टाइम अगर 4 महीने बाद दूसरी फ़िल्म आ रही है तो आपको वो भी पसंद आ गई, तो आपको कंपैरिज़न करने को बोला जाएगा, तो आप उनमें से एक ही देखेंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम ये ए वाला ही आपका फ़ेवरेट रहे। अगर बी आ रही है, सी आ रही है, तो ये आपका जो है प्रेफ़रेंस चेंज होता जाता है, ठीक। उसी तरह फ़ैशन में देखेंगे तो आपके कपड़े की चॉइस जो है चेंज होती जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कंज्यूमर के इंटरेस्ट, यानी कि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, कंज्यूमर के इंटरेस्ट और इन सारी चीज़ों को जो है कांस्टेंट रखा हो, प्राइस को ही केवल वेरिएबल बनाया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब हम एजम्पशन में कुछ चीज़ों को जब एज्यूम करते हैं तो वहीं से हमारा जो है क्रिटिसिज्म निकलता है। और सारे भी कहीं भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो लोग क्वेश्चन इधर से ही अराइज करते हैं, ठीक। तो रेंट ऑफ लैंड अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी और सिचुएशन ऑफ द डिफरेंट प्लॉट ऑफ लैंड। तो फर्टिलिटी के डिफरेंसेज में, यानी कि जैसे कि अगर आप देखेंगे कोई बंजर ज़मीन है तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, उसको कोई लैंड पे नहीं लेगा, ठीक, क्योंकि वो इनफर्टाइल है, उसमें खेती करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लॉस के, ठीक। और अगर जहाँ पे जैसे पंजाब के अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वहाँ पे खेती के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो फर्टाइल, वहाँ की ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है, जो लैंड ज़्यादा फर्टाइलिटी, तो वहाँ के जो है लैंड के प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि उसके जैसे हम लेबर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के प्राइसेस को हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, उसी तरह हम ये देख कर सकते कि लैंड की जो प्राइसेज है वो डिपेंड करती है उसके फर्टिलिटी पावर के ऊपर, ठीक। और इट्स अराइजेज ओविंग, यानी कि हमारे जो सॉइल के जो है पावर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डिफरेंट प्लॉट्स पे भी जो है डिपेंड करती है कि उसके प्राइसेज अराइज हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि अब समझ लीजिए कि कोई जो लैंड है वो गन्ने के लिए बन रही है, ठीक। गन्ना जो ईख होता है, गन्ना जिससे गुड़ निकलता है, ठीक, चीनी, फिर बाद में रिफाइंड होके बनता है चीनी उससे। और अगर कोई है वीट वाला लैंड, तो आप देखेंगे इस वाले लैंड की जो है पावर कम होती है, मतलब प्राइसेज कम होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि गन्ने आज के टाइम में उसकी प्राइसेज कितनी है। तो वही चीज़ है, आपका जो आर्गुमेंट हम कहाँ पे पहुँचे, वापस से इस आर्गुमेंट पे पहुँचे कि आपका जो लैंड प्राइस है वो जो है कॉर्न के प्राइस को इंक्रीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या जो है हमारा लैंड के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो है कॉर्न का प्राइस इंक्रीज हुआ है, या हमारा कॉर्न के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से लैंड का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो ये जो है हमारा उसी आर्गुमेंट पे है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि हमारा गन्ने का जो है वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वीट, अगर आप जो है गन्ना उगाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लैंड के प्राइसेज भी तो उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा होंगे। मतलब कि लैंड की, अगर वो लैंड ओनर है तो लैंड लॉर्ड है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर उसको चॉइस करनी होगी वीट एंड गन्ने में, तो वो क्या करेगा, वो गन्ने ही उगाएगा, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिशियल मिल रहा है। यानी उसकी जो ये गन्ने वाले लैंड है उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, चाहे वो बेचे या ना बेचे, इन टर्म्स ऑफ हिज आइज वैल्यू ऑफ गन्ना जो है मोर देन दैट ऑफ वीट, ठीक। तो ये हमारा जो है फर्स्ट एजम्पशन जो है आपको ये बताता है, और इसी को मैंने आपको बताया कि देखिए ये हमारी जो है थ्योरी पे यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट एजम्पशन जो है हमारा बता दिया कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसको वो सेटिस्फाइड करता है। तो मेरे कहने का मतलब जो एजम्पशन होती है वो पूरी की पूरी थ्योरी की क्रक्स होती है, तो यही पे निकलता है। Ricardo assumed that the operation of the law of diminishing marginal returns in case of cultivation of land, यानी इनका कहना है कि हमारा जब कल्टिवेशन ऑफ लैंड यानी लैंड की खेती के टाइम में हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो होता है वो मार्जिनल रिटर्न, यानी कि जब हम उसकी लगातार, जब जैसे कि हमने एक साल उगाया, सेकेंड ईयर उगाया, तीसरा उगाया, देखिए मैं आपको सिंपल और ईजी वे में समझाना चाहती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल वर्ड यूज कर रही हूँ जो आपकी बोलचाल की भाषा में होती है, जिससे आपको समझ में आ जाए। और आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है मैं वीडियो को देख करके, लाइंस को देख करके आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जो है ड्यू टू सर्टेन रीजन मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त काम हो गया है, तो इसकी वजह से। और मेरे पास अभी देखिए 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और आई थिंक दूसरा वीडियो आने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसी का, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिकार्डो एज्यूम दैट द ऑपरेशन ऑफ
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इन केस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। यानी कि हमारा जो है, आपने जैसे सेटिस्फैक्शन वाला कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर थ्योरी पढ़ी है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, जिसमें आप एक खाते हैं, दो खाते हैं, तीसरा खाते खाते उससे सेटिस्फैक्शन कम मिलता है, देन फिर उसके बाद मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो जीरो होती है, देन निगेटिव हो जाती है। तो उसी तरह रिकार्डो इन टर्म्स ऑफ लैंड ये बोलते हैं कि हमारा इससे जो मिलने वाली मार्जिनल रिटर्न्स है वो जो है घटती हुई होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इन केस ऑफ कल्टीवेशन हमारा जो है अप्लाई होता है। एज द डिफरेंट प्लॉट ऑफ लेबर एज द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, द प्रोड्यूस फ्रॉम द इंफीरियर प्लॉट ऑफ लैंड डिमिनिशेस थ्रू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच प्लॉट ऑफ लैंड इज द सेम। यानी कि जो हमारा लैंड होता है, चाहे वो इन्फीरियर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे अच्छे क्वालिटी का हो, चाहे फर्टिलिटी में सेम हो, जब हमारा कुछ टाइम के बाद उससे जो कॉस्ट है वो कम होने लगता है। ठीक, रिकार्डो लुक्स एट द सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। यानी रिकार्डो जो है लैंड की सप्लाई को पूरे सोसाइटी के लिए मानते हैं। वो मानते हैं कि जो भी लैंड है इस अर्थ पे, जो भी लैंड अवेलेबल है वो पूरे सोसाइटी के लिए है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तभी हम जो है यहाँ पे यो लेते हैं, सप्लाई जो है हमारी इनइलास्टिक होती है। इन द रिकार्डियन थ्योरी इट इज़ एज्यूम दैट लैंड बीइंग अ गिफ्ट ऑफ नेचर। देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि रिकार्डियन थ्योरी में जो है एज्यूम किया गया है कि लैंड जो है वो हमारा नेचर का गिफ्ट है, हैज़ नो सप्लाई प्राइस। यहाँ पे कोई सप्लाई प्राइस नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई गुड है, जैसे ये आप मोबाइल समझ लीजिए, ये मोबाइल को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे इसके डिफरेंट इनपुट, चाहे चिप हो, चाहे बैटरी हो, चाहे जो भी इसमें यूज किए गए हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब इनपुट जो है इनके कुछ ना कुछ कहीं से क्रिएट किया गया है, चाहे वो किसी के माइंड से हो, माइंड मैपिंग के थ्रू हो, कुछ मतलब ये सप्लाई करते वक्त इसके कुछ प्राइस है और यहाँ पे कॉस्ट है इनके प्रोडक्शन का। लेकिन लैंड का हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लैंड नहीं है। और यहाँ कहें कि अगर लैंड नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, ये हमारे बेसिक नीड्स में से एक है। तो no cost of production, so rent is not a part of cost, and being so it does not and cannot enter into cost and price. This means that society point of view the entire return from land is a surplus earning। यानी कि ये जो है सरप्लस है, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में इनिशियली बताया। तो ये वाला पार्ट देखिए ऑलरेडी जो है 22 से 23 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि हम जो है 2 वीडियो में करेंगे। देखिए, थ्योरी को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मैटर नहीं कि आप 2 वीडियो में या 3 वीडियो में बनाते हो। देखिए, मैं चाहती तो आपको जो है पूरी थ्योरी को जो है पढ़ के ख़त्म कर देती ऐसे ही, लेकिन मैंने जो है सोचा कि आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि थ्योरी आखिर कहना क्या चाहती है और क्या नहीं कहना चाहती। तो इसके बाद जो है 2 पार्ट हमने एक्सप्लेन किए, इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी एंड एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। उसके बाद हमारा बचेगा रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी, जिसमें हम जो है 2 तरीके के रेंट की बात करेंगे। एक स्कार्सिटी ऑफ लैंड जो कि फैक्टर होता है उसकी वजह से कि हमारा लैंड की कमी वजह से, एक फर्टिलिटी की वजह से, ये बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम जो है इसमें जो है सप्लाई या इनइलास्टिक सप्लाई, तो इसमें रेंट हमारा कितना होता है, फिर हम जब सप्लाई इस तरीके से होती है तो कौन किसके पास कितना, ऐसे बात करेंगे। देन डिफरेंशियल रेंट की बात करेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में हम जो है क्वाजी रेंट की बात करेंगे। तो आपको जो है वीडियो कैसा लगेगा अब उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, क्योंकि आपके जो ये अप्रिसिएशन होते हैं और आपके जो फीडबैक होता है उसकी वजह से मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। इस वक्त थोड़ा सा वीडियो जो है आ नहीं पा रहा है, जल्दी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो प्लीज़ आई होप आप लोग जो है समझेंगे और आपको जो है वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।